अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर चैनल नॉवेल्सोलॉजी। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और हमारे नॉवेल्स को अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। आप लोगों के रिव्यूज़ आजकल अच्छे मिलने लगे हैं, लेकिन स्टिल इतने नहीं हैं जितने होने चाहिए, जितने आप लोग फेसबुक पे देते हैं मुझे, या आप मुझे व्हाट्सएप पे देते हैं, या आप मुझे जो है वो इंस्टा पे देते हैं। सबसे ज़्यादा रिव्यूज़ मुझे इंस्टा पे मिलते हैं। तो आपके लिए लेकर आई हूँ आज द लाइन ब्रेकर की न्यू एपिसोड। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ये बैक टू बैक 2 एपिसोड्स लगेंगी। अभी एपिसोड नंबर 21 है, इसके बाद 22 भी लगेगी। बढ़ते हैं अपनी एपिसोड की तरफ। नॉवेल है द लाइन ब्रेकर, एपिसोड नंबर 21, इसके बाद 22 भी लगेगी। चैनल सर्च करते रहिएगा। वो इससे रिश्ता को ख़त्म करने के बारे में सोच रही थी और वो रिश्ता कायम करने के लिए जुगाड़ लगा रहा था। और प्रेशर इस बेचारे पर तब बढ़ा जब इब्राहिम ने ना की सूरत में उसे अपने फैसले से आगाह किया था। वो बुरी तरह अपसेट हुआ था। जो वो सोचता था उस पर अमल तो वो ज़रूर करता था। उसने फौरी तौर पर अपने घर को खाली करवाया था इब्राहिम को बताए बगैर, और फिर उसे उसी तरतीब से सेट करवाया था जैसे पहले था। उसमें इसके पैसे और टाइम दोनों लगे थे, लेकिन लाशऊरी तौर पर अपने डिप्रेशन को दूर करने का इसके पास कोई और तरीका नहीं था। और फिर पूरे 1 महीने बाद उसने पाकिस्तान जाने का फैसला किया। भरपूर ऑफिस वर्क प्रेशर के बावजूद उसकी कोलीग सारा हैरान थी। अभी 1 महीना पहले भी तो तुम 3-4 दिन की छुट्टियों पर गए थे, अब दोबारा से? तुम्हारी डिज़ाइन करदा कार की प्रमोशन होने वाली है, प्रिंस अनिहान से भी मामला चल रहे हैं और तुमने उन्हें डिज़ाइंस बनाकर भेजने हैं। उस पर तवज्जो दो, ये ब्रेक थ्रू होगा तुम्हारे लिए, तुम्हारे पास बहुत काम है। मैं कर लूँगा, वो आहिस्तगी से बोला। हाँ आई नो तुम कर लोगे, तुम्हें आदत है, लेकिन इतना वर्क प्रेशर फिर भी जा रहे हो। वो कह देना चाहता था कि काम का प्रेशर तो वो बर्दाश्त कर सकता था, लेकिन नीमल अगर उसकी ज़िंदगी में ना आई तो वो उसकी जुदाई का प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। ये उसकी रियाजत का सवाल था। अहम काम है, जाना ज़रूरी है, वो बस इतना ही कह सका। वो सफ़र के लिए ऐसे वक्त का इंतखाब करता था कि वो सुबह के वक्त पाकिस्तान पहुँचे ताकि इब्राहिम से मुलाकात हो सके। वो अभी भी उसी टाइम आया था। जेनिफर उसे देखकर निहाल हो गई थी। मिकाइल हार्ट सर्जरी के हवाले से किसी तकरीब में शिरकत करने की वजह से लाहौर में था। जैद की बीवी अपनी डिलीवरी की वजह से दुबई में थी। जैद ने भी 2-3 दिन तक चले जाना था। अभी भी जैद ठंडे अंदाज से उसे मिलता डाइनिंग पर बैठ गया था। इब्राहिम ने उसे देखा। वो महज उनकी एक ना सुनकर आ गया था। वो इस रिश्ते में उसकी यही अटैचमेंट और शिद्दत देखना चाहते थे, और उसमें वो कामयाब भी हुए थे, क्योंकि इब्राहिम भी उसी के ही बाप थे। उनको देखते ही उसने एहतरामन उठकर सलाम किया था। वो ठटके थे, जबकि जैद ने सिर्फ उन्हें हाय कहा था। वो महसूस किए बगैर ना रह सके। तुम मुझे पहले बता देते, मैं तुम्हारे लिए कुछ स्पेशल नाश्ता बनवाती। नहीं, मैं सब कुछ खा लेता हूँ, और ये ठीक है, अच्छा है, उसने टेबल पर रखी खाने की चीज़ों की तरफ इशारा करते हुए कहा। इब्राहिम ने जेनिफर को देखा। वो भी उन्हीं की तरह हैरान ही थी। वो बेहतरीन से बेहतरीन खाना छोड़ दिया करता था, और अब पर उनको ये तब्दीली अच्छी लग रही थी। यहीं जैद भी था। उसको यौशे की मौजूदगी वैसे ही जहर लग रही थी, और अब जो तब्दीली लिए वो यहाँ आया था वो उसे और बुरा लग रहा था। वो अपने माँ बाप की नज़रों में उसके लिए पजीराई महसूस कर रहा था। इस एक्टिंग के अलावा और क्या कर रहे हो? जैद ने आधा जुमला आराम से कहा कि कहीं इब्राहिम ना सुन ले, लेकिन आज वो पूरी तवज्जो उन्हीं पर रखे हुए थे। वो इतने भी गाफिल नहीं थे। जॉब कर रहा हूँ। लगता है तुम्हारी जॉब इतनी अच्छी नहीं है, जैद ने जूस का घूंट भरते एक नज़र उसके सादा से हुलिये पर डालते हुए कहा। शुक्र है अल्लाह का, जॉब अच्छी है। उसके मुंह से ऐसा जवाब सुनकर उसे उच्छू लगते लगते बचा था। जूस का गिलास टेबल पर रखते उसने नैपकिन से मुंह साफ किया, लेकिन ऐसा लग तो नहीं रहा। फिर टेढ़े मुंह से तंजन मुस्कुराया। इतनी जहानत के बावजूद भी बंदा अपना मकसद हासिल ना कर पाए तो क्या फ़ायदा है इतनी जहानत का? मुझे देखो, बिजनेस स्किल से आज मैं एक कामयाब कंपनी का मालिक हूँ। वो उसे नीचे दिखाने की मुकम्मल कोशिश कर रहा था। वो दोनों खामोशी से उन्हें सुनना चाहते थे। मैं बचपन से सेल्फ मेड रहा हूँ। मुझे अपना मकसद हासिल करने के लिए किसी के कंधे की ज़रूरत नहीं पड़ी। यौशे ने आराम से एक जूस का गिला घूंट भरते कहा। जैद के माथे पर बल पड़े।
इस बात से तुम्हारा क्या मतलब है? वो कांटे को प्लेट में रखते ज़रा तुर्शी से बोला। जो तुम समझ गए हो वही मतलब है। तुम क्या कहना चाहते हो कि जो कामयाबी मैंने समेटी है वो डैड की वजह से है? उसमें मेरी मेहनत और जहानत शामिल नहीं है? ज़ैद थोड़ी तेज़ आवाज़ में बोला। वो अपना सच अपने मुंह से बता रहा था। इब्राहिम और जेनिफर भी हैरान रह गए। यौशे सिर्फ जहानत में ही तेज़ था, पर ज़ैद को जहानत के अलावा ज़िंदगी गुजारने के तरीके भी अच्छे से आते थे। लिंक्स बढ़ाने में वो माहिर था। यस, यौशे ने एक लफ्ज़ी जवाब दिया। वो यौशे था, मुकाबिल को तबाह देना उसे आता था। ज़ैद, आराम से बात करो। क्या आराम से बात करूं? इट्स इंसल्टिंग डैड। और जो तुम कर रहे हो वो क्या है? वो बाप की बात पर हैरान हुआ। दूसरी ही मुलाकात में वो उसके तरफदार बन गए थे। जैद, इतने सालों बाद वो आया है, तुमने फिर से जानवरों की तरह लड़ना शुरू कर दिया है। पता नहीं इब्राहिम के मुंह से ये कैसे फिसला था। डैड तुम्हें जानवर कह रहे हैं, यौशे ने उसे आगाह किया। वो यकदम तपा था। देख रहे हैं आप, ये किस तरह बात कर रहा है? बड़े भाई को जानवर कह रहा है। जैद ऐसा ही था, यौशे के आगे वो हमेशा अपना टेम्परामेंट खो देता था। ज़ैद, आराम से। जानवर तो मैंने उसे भी कहा है, पर तंजन बात तुमने शुरू की थी, उसने नहीं। बैठो, आराम से नाश्ता करो। इसी को करा दें, इसके आते ही हम सब पस मंज़र में चले जाते हैं। ये छा जाता है। ये कहते ही वो अपना वॉलेट और मोबाइल उठाता पलट गया। ज़ैद, जेनिफर परेशान हुई। पता नहीं तुम्हें एक दूसरे से क्या मसला है, वो तासुफ लिए बोली। आप मेरे आगे उसको अहमियत दिया करें, यही मसला है उसका। इब्राहिम ने उसे कुछ नहीं कहा और यौशे भी उनकी जानिबदारी पर हैरान हुआ था। इब्राहिम नैपकिन से मुंह साफ करते उठ गए। वो भी एहतरामन खड़ा हुआ। तुमसे शाम में बात होगी इंशाल्लाह। यौशे ने टुकड़ा जोड़ा। वो मोबाइल उठाते ठटकते उसे गौर से देखने लगी। तभी यौशे कुछ झिझकते उनके गले लग गया था। वो उसकी गिरफ्त में मजबूती महसूस कर रहे थे। उन्होंने भी प्यार से उसके गिर्द बाजू हमाइल कर दिए। जेनिफर बेसाख्ता मुस्कुराई। वो उससे अलग होते प्यार से उसका गाल थपकते वहां से चले गए थे। ये तो मुझे आज ही पता चला है कि तुम मुझसे कहीं ज़्यादा अपने डैड से प्यार करते हो। उसके वापस चेयर पर बैठते ही जेनिफर बोली। वो मुस्कुराया। हकीकत थी, वो इब्राहिम से ज़्यादा प्यार करता था। पाकिस्तान आने से पहले वो उसे हद से ज़्यादा प्यार करते थे, लेकिन यहाँ आने के बाद सब कुछ बदल गया था और उसी बदलाव में वो भी बदल गया था। मैं आपसे भी बहुत प्यार करता हूँ, कहते ही उसने अपनी माँ के हाथ को मजबूत गिरफ्त में थामा। उनके हाथों की नरमी उसे रूई की तरह लग रही थी। वो उसकी अदा पर हैरान होती उसे बगौर देखने लगी। डैड बहुत लकी हैं जिन्हें आपका साथ मिला। डैड खुशनसीब हैं जिन्हें आप जैसी खूबसूरत और वफादार बीवी का साथ मिला। आपके ये हाथ मेरे लिए खुशबख्ती की अलामत है। उसने प्यार से उनके हाथ को चूमा। वो उसे देखती रह गई। उनके 3 बेटे और थे। ऐसा मान और इज्जत किसी ने नहीं दी थी। ये वो बच्चा था जिसने हद से ज़्यादा उन्हें तंग किया था। और आज जेनिफर ने प्यार से अपना दूसरा हाथ उसके हाथ पर रखा। नीवल भी तुम्हारे लिए लकी साबित होगी। उसके हाथ भी तुम्हारे लिए खुशबख्ती की अलामत साबित होंगे इंशाल्लाह। उसने फीकी सी मुस्कुराहट लिए माँ को देखा, फिर इंशाल्लाह कहकर खामोश हो गया। इसके अलावा वो इस वक्त क्या कह सकता था? हमेशा की तरह जर्री के ज़रिए उसे यौशे के आने का पता चल गया था। वो परेशान ज़रूर हुई थी, लेकिन इस दफ़ा वो ज़हनी तौर पर तैयार थी। जो कुछ करना था उसे खुद करना था। वो इब्राहिम के सामने उन्हीं के कमरे में बैठा था। जो कुछ भी हुआ मैं उस पर बहुत शर्मिंदा हूँ और नीमल के मामले में मैं अपने फैसले पर कायम हूँ। उसने संजीदगी से अपनी बात कहते उनकी तरफ देखा। इसहाक ने इब्राहिम की तरफ देखा, फिर उनका इशारा मिलते ही नीमल को फ़ोन करके कमरे में बुलाया। वो इसी कॉल की मुंतज़िर थी। उसने फ़ोन बंद करते अपने दुपट्टे को सर पर लिया। आगे तक के दुपट्टे में बस उसकी नाक की हल्की सी नोक ही नज़र आ रही थी। एक लंबी सांस खींचते उसने बाहर की तरफ कदम बढ़ा दिए। वो ज़हनी तौर पर तैयार थी। इस दफ़ा वो स्मार्ट नहीं, सुपर स्मार्ट थी। कमरे में आते ही वो सलाम करती दादा के सामने रखी कुर्सी पर बैठ गई। उसकी आवाज़ पर यौशे की धड़कन मिस हुई थी। निचला होंठ जो
दांतों तले जम गया था। वो सामने इब्राहिम के साथ आकर नहीं बैठी थी। जिस जगह बैठी थी वहाँ यौशे को गर्दन को मोड़ कर थोड़ा पीछे होकर देखना पड़ता। कम से कम अब उसमें इतनी शर्म तो थी कि वो ये स्टूपिड हरकत नहीं कर सकता था। पल में उसका दिल बेकाबू हुआ था। मुंह जोर हुआ था कि कोई बात ना करे, बस उसका हाथ पकड़े और गायब हो जाए। पर कुछ बातें सोचने के लिए होती हैं, अमल करने के लिए नहीं। इसहाक के इशारा मिलने पे इब्राहिम ने बोलना शुरू किया था। यौशे ने जो कुछ भी किया वो उस पर शर्मिंदा है। मेरे और आपके मना करने के बावजूद भी वो इस रिश्ते को कायम रखना चाहता है। आप क्या चाहती हैं? नीमल ने नज़र उठाकर दादा को देखा, फिर इब्राहिम को। लम्हे की ये खामोशी यौशे पर भारी पड़ रही थी। वो सांस रोके बैठा था। शर्मिंदा? और ये? वो सोचते तंजन मुस्कुराई। मैंने आप सबको पहले भी आगाह किया था और अब फिर कह रही हूँ कि मैं इसके साथ किसी भी किस्म का रिश्ता नहीं रखना चाहती। खुदरा और दो टोक जवाब सुनते ही यौशे की आंखों की गोलाई में दबाव बढ़ा था। रिजेक्शन की ये जिल्लत भी उसी के हाथों लिखी थी। वो सब हैरान नहीं हुए थे। यौशे समेत सबको इसी जवाब की उम्मीद थी। और आपने वादा किया था इस दफ़ा आप मेरा साथ देंगे। वो इसहाक की तरफ देखे बगैर इब्राहिम को जिताते हुए बोली। इसहाक उसे नागवार नज़रों से देख रहे थे। इतने समझाने पर भी उस पर कोई असर नहीं होता। अभी इब्राहिम कुछ बोलते कि उधर नीमल ने कहते ही हाथ बढ़ाकर यौशे की तरफ जो चीज़ पेश की वो सबको हैरान करने और यौशे को सुलगाने के लिए काफ़ी थी। ये डाइवोर्स पेपर्स हैं, इससे कहें कि इस पर साइन कर दे। इब्राहिम सदमे की सी कैफियत में फटी निगाहों से उसे देख रहे थे। ये पेपर्स उसने कब और कैसे तैयार करवाए थे वो उसकी हिम्मत को जाहिर कर रहे थे, बेबाकी बयान कर रहे थे। यौशे तड़पा था, मानो नीमल ने उसकी मर्दाना अना पर ज़रब मारी थी। मजबूत मोहब्बत पल में दुबक कर बैठ गई थी। वो आशिक के मुकाम से हटकर शौहर के मनसब पर आ गया था। यौशे ने बिना उसकी तरफ देखे फूले नतनों जुड़े जबड़े से इस अंदाज से पेपर को झपटा था कि नीमल को उसके गुस्से का एहसास हो गया था। जला तो फंसा। वो डर के बावजूद अपनी कारगुजारी पर मुतमईन थी। यौशे ने उन पेपर्स को देखा और फिर नज़र उठाकर इसहाक को, जो बेबसी की तस्वीर बने उसे ही देख रहे थे। वो मर्द था, गुस्से में आकर ये कदम भी उठा सकता था। चुर की आवाज़ से उसने उन पेपर्स को दो हिस्सों में तकसीम किया। इसको कहें तैयारी कर ले, ये मेरे साथ जाएगी। कागज़ को मरोड़ते उसे ज़मीन पर फेंका और किसी की तरफ देखे बगैर बाहर निकल गया। वो बौखला सी गई थी। उसके निकलते ही नीमल ने अपने फैसले को दो हिस्सों में ज़मीन पर पड़े देखा, फिर दादा को, जो सुर्ख आंखें लिए उसे ही देख रहे थे। तुम में शर्मो हया है कि नहीं? बाप दादा के सामने ये पेश किया है तुमने? वो पहली दफ़ा उससे बात करते आपसे तुम पर आए थे। उन्हें गुस्सा ही बहुत था। उसने चौंक कर दादा को देखा। वो गुस्सा करेंगे वो जानती थी। उसने तड़प कर इब्राहिम और जेनिफर को देखा। उनके चेहरे के तासुरात भी कुछ ऐसे ही थे। उन्हें भी उसकी ये अदा कुछ ख़ास पसंद नहीं आई थी। मैं नहीं जाऊंगी इसके साथ, और आपने कहा था कि आप मेरा साथ देंगे। अपने इस फैसले की नाकदरी पर उसका दिल खून हो रहा था। उनको समझ नहीं आ रहा था कि उसे किस तरह हौसला दें, क्योंकि तलाक वो वाहिद अमल है जिसकी हिमायत करते सब घबराते हैं, चाहे वो सगे माँ बाप ही क्यों ना हो। और अब इधर तो खुद उसका शौहर उसे छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। इब्राहिम कुछ कहने वाले थे कि इसहाक बोल पड़े। बस बहुत समझा लिया इसे। आज मैं तुम पर दो बातें वाज़ेह कर देना चाहता हूँ। जब तुम इस घर से गई थी ये घर अकेला था, अब ये घर अफराद से भरा पड़ा है। ऐसी हरकतें करके क्यों सबकी नज़रों में जलील होकर जग हसाई करवाना चाहती हो? और दूसरी बात, अना का झंडा लिए तुम जिस घोड़े पर सवार हो ना, तो तुम एक मर्द से तो जीत सकती हो, लेकिन शौहर से नहीं। बहुत बुरी तरह मुंह के बल गिरोगी। वो उसे हकीकत बता रहे थे। वो उनके इस तरह बेइज्जत करने पर रोना शुरू हो गई थी। आखिर वो उसका मसला क्यों नहीं समझ रहे थे। और अब मैं भी देखता हूँ कि तुम कैसे नहीं जाती हो उसके साथ। अब जाओ यहाँ से। वो गुस्से से सख्त लहजे में बोले, वरना वो कभी बच्चों और ख़ास तौर पर उससे तो बात नहीं करते थे। रोते हुए उसने मदद तलब निगाहों से मॉम डैड को देखा, और उनकी तरफ से किसी भी किस्म का रद्द अमल ना पाकर वो रोती गुस्से से बल खाती वहाँ से निकल गई। इब्राहिम ने खशमगी निगाहों से बाप को देखा। पापा, तकलीफ़ में है वो। जो कुछ यौशे ने उसके साथ कर दिया है, वो इस तकलीफ़ से नहीं निकल पा रही। इस वजह से वो उसके साथ नहीं रहना चाहती, तो क्यों ज़बरदस्ती कर रहे हैं?
اصل تکلیف میں تو میں ہوں، پتہ نہیں یہ رشتہ جوڑ کے کون سا گناہ کر بیٹھا ہوں کہ جس کی سزا آج تک بھگت رہا ہوں۔ پہلے آپ کی اولاد نے اچھی طرح ذلیل و خوار کر کے رکھا، اب اس نے۔ وہ اچھے خاصے غصے میں آ گئے تھے۔ ابراہیم نے جینیفر کو دیکھا، انہوں نے آنکھوں سے انہیں خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ یہ کہہ رہا تھا کہ اسے ساتھ لے کر جائے گا، پر کیسے؟ ابراہیم نے باپ کو دیکھتے ہوئے کہا، جب پچھلی بار آیا تھا اس کا پاسپورٹ، آئی ڈی اور دوسرے ڈاکیومنٹس لے کر گیا تھا۔ اس نے مجھے بتا دیا تھا۔ وہ اتنا جذباتی ہو رہا ہے کہ اس کی ٹکٹ تک لے کر آیا ہے۔ ابراہیم نے خاموشی سے تھوڑی کے نیچے مٹھی جمائے سوچنے لگے۔ ان کی یہ اولاد کبھی سیدھے طریقے سے کوئی کام نہیں کرتی تھی۔ کمرے میں آتے ہی اس نے دوپٹہ نوچ کر اپنے سے الگ کیا تھا، پھر دھپ سے بیڈ پر بیٹھتے کانپنا شروع کر دیا تھا۔ کوئی عزت نہیں ہے یہاں میری، کسی کو میری خوشی کی پرواہ نہیں ہے۔ اور وہ کیا کہہ رہا تھا؟ اس سے کہو تیاری کر لے، یہ میرے ساتھ جائے گی، نوکر ہوں، غلام ہوں اس کی، اتنا آسان نہیں ہے مجھے لے کر جانا، دیکھتی ہوں کہ کیسے لے کر جاتا ہے۔ خود سے بڑبڑاتے وہ ایک دم ٹھٹکی تھی، ایک جھماکا سا ہوا تھا۔ ہتھیلی کی پوچھ سے آنکھوں سے بہنے والے پانی کو صاف کرتی وہ اٹھ کر بھاگتی، الماری کے پاس آئی، پٹ کھولا، دراز باہر نکالی، اس میں اس کا پاسپورٹ اور دیگر ڈاکیومنٹس غائب تھے۔ کمینے! وہ دھار سے دراز بند کرتی دانت پیس کر رہ گئی۔ ایپیسوڈ نمبر 22 بھی تھوڑی دیر بعد اپلوڈ ہو جائے گی۔ پہلے بتا دوں بہت مشکل سے یہ ایپیسوڈ بنا پائی ہوں، آج بہت زیادہ کام ہے میرے پاس، اسٹل جو ہے نا صرف یہ ایپیسوڈ بنانے کے لیے میں نے ٹائم نکالا ہے۔ تو ہمیں یاد رکھیے گا، پھر ملوں گی نئی ایپیسوڈ کے ساتھ۔ السلام علیکم۔